A very good morning dear students। बच्चों टुडे लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन पढ़ लिया था। आई होप जो मैंने आपको MCQs भेजे थे, क्वेश्चंस भेजे थे, उससे रिलेटेड आपने कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किए हैं प्लीज़ सबमिट दैम टिल नून। दोपहर तक अपने कंप्लीट करके मुझे आंसर्स भेजिए, देन आई विल टेल योर स्कोर। ठीक है। देखिए बच्चों, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करते हैं आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। क्वेश्चंस करने के बाद ही आपको पता चलता है कि कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कितना कोई टॉपिक आपको समझ में आया है। ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिए, लेकिन उन क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट कीजिए, फिर आप ये वीडियो लेक्चर देखेंगे। ठीक है। चलिए, नाउ वी विल स्टडी अबाउट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखिए बच्चों, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी जनरली ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? देखिए, हमने देख लिया कि भाई कोई भी जीन है वो एक्सप्रेस हो रहा है। जैसे डीएनए का छोटा सा सेगमेंट होता है जीन, वही एक्सप्रेस होता है किसमें? mRNA में, और वही प्रोटीन बनाता है। तो लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो किस कारण से बन रहा है? उस जीन के एक्सप्रेशन की वजह से ही बन रहा है। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना, दैट मीन्स उसको कंट्रोल करना कि कब जीन एक्सप्रेस होगा, कब एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है। तो वो मैकेनिज्म जो कुछ जीन्स को एक्सप्रेस होने के लिए स्टिमुलेट करता है, अलाउड करता है एक्सप्रेस होने के लिए, और कुछ को इनहिबिट करता है, वो क्या कहलाता है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कि भाई कोई जीन जो है आगे जाके एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा। मैंने बताया अभी आपको, सपोज कीजिए ये डीएनए है, डीएनए का छोटा सा सेगमेंट जीन है, वही क्या बना रहा है? हमारा mRNA बना रहा है, और वही आगे जाके एक्सप्रेस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो ये जीन कब एक्सप्रेस होगा, कब प्रोटीन बनाएगा, कब नहीं बनाएगा, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है। तो ये डिफरेंट लेवल्स पे हो सकता है। डिफरेंट लेवल्स पे मींस जीन एक्सप्रेशन जो है वो क्या बना रहा है? मैंने बताया आपको कि भाई पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। पॉलीपेप्टाइड मींस प्रोटीन बन रहा है हमारा, और उसको रेगुलेशन जो है, उसका कंट्रोल जो है हम डिफरेंट लेवल्स पे कर सकते हैं। ठीक है। सपोज कीजिए इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो जीन एक्सप्रेशन है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से कोई फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो है उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है। ई कोलाई जो है हमारा वो एंजाइम सिंथेसाइज कर रहा है, एक एंजाइम बना रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्चुअली करता क्या है? अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज क्या है बच्चों? शुगर है। हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल में, आपको याद होगा, इट इज अ डाइसैक्राइड। ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज हाइड्रोलाइसिस के थ्रू लैक्टोज को ब्रेक कर देता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और फिर बैक्टीरिया जो है, ई कोलाई जो है, वो क्या करता है? इस ग्लूकोज को या गैलेक्टोज को, जो कि मोनोसैक्राइड्स हैं, इनको डायरेक्ट यूज करता है किसमें? एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? दोबारा देखिए, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो एक एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये एंजाइम है। ये एंजाइम एक्चुअली करता क्या है? जहां आप इसको ग्रो करा रहे हो ई कोलाई को, मान लो इस पेट्री डिश में मैंने ई कोलाई बैक्टीरिया डाल दिए, और मीडियम जो है, जो मैं इसको कल्चर दे रही हूँ, फूड दे रही हूँ, वो क्या है? लैक्टोज। तो अब इस लैक्टोज को डायरेक्ट तो ये कंज्यूम कर नहीं सकता ई कोलाई, तो क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की हेल्प से इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। फिर लेटर ऑन इन गैलेक्टोज और ग्लूकोज, जो कि मोनोसैक्राइड है, इनको कंज्यूम करना ईजी है, तो ई कोलाई क्या करता है? डायरेक्ट ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज को क्या कर लेता है? यूज कर लेता है एनर्जी सोर्स के लिए। ठीक है। इन केस अगर लैक्टोज एब्सेंट है, अगर मीडियम में लैक्टोज है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की ज़रूरत ही नहीं है ना एंजाइम की ज़रूरत, तो ये एंजाइम बनेगा ही नहीं। तो हमने यही पढ़ा कि जीन एक्सप्रेशन क्या है? क्या तो वो इनहिबिट कर रहा है किसी पर्टिकुलर एंजाइम के सिंथेसिस के लिए, या उसको स्टिमुलेट करना, ये क्या कहलाता है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आई होप आपको रेगुलेशन समझ में आ गया होगा कि कब किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसको बनाना है या नहीं बनाना, वो रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है।
तो सीधी सी बात है, हमें एक चीज़ कंक्लूजन हमारे सामने निकल के आया है कि भाई जो मेटाबॉलिक कंडीशंस होती हैं, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कोई सेल, या एनवायरनमेंट में कंडीशन कैसी है, भाई एनवायरनमेंट में जैसे लैक्टोज नहीं था तो इसने बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाया, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि ये डिपेंड करता है कि मेटाबॉलिक कंडीशन क्या है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, यही तीनों चीज़ें रेगुलेट करती हैं किसको, एक्सप्रेशन ऑफ जीन को, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एम्ब्रियो से एडल्ट बनना है तो डिफरेंट जीन्स जो हैं वो स्टिमुलेट होंगे उसके एक्सप्रेशन के लिए, उसको एम्ब्रियो को एडल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। जब एम्ब्रियो बन जाएगा उसके बाद ही ये जीन एक्सप्रेस होंगे ना, बिना इसके एम्ब्रियो के एडल्ट फॉर्मेशन, एडल्ट एम्ब्रियो नहीं बना है और एडल्ट फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसमें भी नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, तो वो रेगुलेट होंगे, वो स्टिमुलेट तभी होंगे जब एम्ब्रियो बन जाएगा, अदरवाइज दे विल नॉट गेट स्टिमुलेटेड, ठीक है। चलिए अब जीन्स की बात करें तो जीन्स भी कई तरह के हैं बच्चों। पहला आता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या हाउस कीपिंग जीन्स, ठीक है। हाउस कीपिंग जीन्स का क्या मतलब है कि जो हमेशा प्रेजेंट हो, हमेशा घर में रहें, घर की रखवाली करें, ठीक है। जो आपका हाउस कीपर होता है वो हमेशा आपके डोर्स पे या फिर आपके जो एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ खड़ा रहता है, ठीक है, हमेशा खड़ा रहता है वो। तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का क्या मतलब है, ऐसे जीन जो कंटिन्यूस एक्सप्रेस होते रहते हैं, कभी भी उनका एक्सप्रेशन स्टॉप नहीं होता, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो बॉडी को हमेशा रहती है, ठीक है। तुम्हें अच्छी तरह पता है बच्चों, ग्लूकोज जो है वो बॉडी को चाहिए ही चाहिए। अगर कोई पर्सन इनएक्टिव है तो भी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, अगर वो एक्टिव है तो भी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस जो है ग्लूकोज को यूज़ करके क्या करती है, एनर्जी जनरेट कर रही है। तो इस तरह के जीन्स जो ग्लाइकोलाइसिस में रिक्वायरमेंट है उनका एक्सप्रेशन हमेशा होता रहता है, ठीक है। या एटीपेज एंजाइम, एटीपी को ब्रेक करने वाले एंजाइम, एटीपी से भी क्या मिलता है, एनर्जी सोर्स मिलता है, एनर्जी मिलती है हमें। तो एटीपेज हो गया या ग्लाइकोलाइसिस के जीन्स होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट हमेशा बॉडी को बनी रहती है, तो ये कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। समझ में आ गई बात। लेकिन कुछ जीन्स जो होते हैं उनका एक्सप्रेशन हमेशा नहीं चाहिए होता। कुछ जीन्स जो हैं दे आर स्मार्ट जीन, कभी उनका एक्सप्रेशन चाहिए, कभी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, कभी नहीं होती। दैट मीन्स दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड कंटिन्यूसली, ठीक है। तो जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, अगर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो साइलेंट कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। तो अगर एक्सप्रेशन हो रहा है, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो कहलाता है स्विच्ड ऑन, अगर नहीं है तो वो ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है। अभी नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव भी बच्चों दो तरह के हैं, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल, ठीक है। इंड्यूसिबल का क्या मतलब है, ये इंड्यूसिबल जीन तभी स्विच ऑन होंगे, तभी ऑन होंगे, दैट मीन्स तभी एक्सप्रेस होंगे अगर इनके पास, इनकी प्रेजेंस, अगर किसी कोई केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है तो, ठीक है। इंड्यूसिबल का क्या मतलब है कि ऐसे जीन जो तभी स्विच ऑन हो रहे हैं अगर कोई केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है, और उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कह रहे हैं, इंड्यूसर। दैट मीन्स दीज इंड्यूसिबल जीन विल एक्ट और विल एक्सप्रेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर्स, ठीक है। इंड्यूसर अगर प्रेजेंट होगा, अभी हम देखेंगे इसका क्या मतलब है, इंड्यूसर अगर प्रेजेंट होगा तो ही ये जीन एक्सप्रेस होते हैं। रिप्रेसिबल जीन्स क्या होते हैं, रिप्रेसिबल जीन्स वो होते हैं बच्चों जो कंटिन्यूस एक्सप्रेस होते रहते हैं, ठीक है, जब तक कोई पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस इनको रिप्रेस ना कर दे, इनकी एक्टिविटी को, इनको इनहिबिट ना करे, ठीक है। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है वो कहलाता है फीडबैक इनहिबिशन या फीडबैक रिप्रेशन, ठीक है। सपोज कीजिए कि कोई जीन है, ये पर्टिकुलर जीन है, ये एक्सप्रेशन कर रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट बन रहा है इसका, ये प्रोडक्ट कंटिन्यूसली बनता जा रहा है, ठीक है। अगर ये एक्सेस अमाउंट में बन गया तो अब ये इसको एक नेगेटिव फीडबैक देगा कि भाई अब नहीं होना, अब एक्सप्रेस नहीं होना, तो ये कहलाता है रिप्रेसिबल। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट है ये जीन्स कंटिन्यूस एक्सप्रेस होते रहते हैं जब तक कि टिल अ केमिकल, हो सकता है कि वो केमिकल उनका एंड प्रोडक्ट ही हो, ठीक है, जब तक वो उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट नहीं कर देता या रिप्रेस नहीं कर देता तब तक ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस बनते रहते हैं, ठीक है। इनका एक्सप्रेशन तो स्टार्ट ही कब होगा इंड्यूसिबल का, जब कोई इंड्यूसर प्रेजेंट होगा,
ये तो कंटिन्यूस एक्सप्रेस हो रहे हैं, लेकिन ये इनहिबिट कब होंगे, जब कोई नेगेटिव फीडबैक आएगा इनके पास। समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। तो यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो यूकैरियोट में जो रेगुलेशन हो रहा है जीन एक्सप्रेशन का, कंट्रोल हो रहा है कि भाई जीन एक्सप्रेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो मेनली 4 लेवल्स पे होता है। पहला है आपका ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल का क्या मतलब है? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल का मतलब है जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा हो, डीएनए से आरएनए बन रहा हो, ठीक है। उस टाइम भी हो सकता है कि आगे फर्दर स्टेज ना जाए, एमआरएनए ना बने, ठीक है। सेकंड, प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग समझ रहे हैं आप, आपको पता है यूकैरियोट्स में ही प्रोसेसिंग होती है, स्प्लाइसिंग प्रोसेस जो हमारी सिर्फ यूकैरियोट्स में हो रही है, मैंने बताया था आपको। तो उस लेवल पे भी रेगुलेशन हो सकता है, कोई भी प्रोसेस इनहिबिट हो सकती है, रुक सकती है। या एमआरएनए जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा रहा है तो भी वो प्रोसेस होल्ट हो सकती है, रुक सकती है, स्टॉप हो सकती है। या एमआरएनए जब प्रोटीन में कन्वर्ट हो ट्रांसलेशन लेवल पे, तब भी ये रेगुलेशन हो सकता है। तो यूकैरियोट्स के केस में 4 लेवल पे ये रेगुलेशन हो सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में क्या है, एट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, इनिशिएशन पॉइंट पे रेगुलेशन होता है, क्योंकि बाकी तो ये चीज़ें नहीं हो रही ना, प्रोसेसिंग नहीं होती है उसमें। तो प्रोकैरियोट्स में मेनली जो रेगुलेशन होता है जीन एक्सप्रेशन का, वो किस स्टेज पे होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तब। रेगुलेशन का मतलब समझ रहे हैं ना आप, कोई भी प्रोसेस स्टिमुलेट होना या किसी जीन का एक्सप्रेशन इनहिबिट होना। ये तो हो गए इंड्यूसिबल रिप्रेसर। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन पढ़े हमने, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन पढ़े। थर्ड आता है बच्चों जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन्स क्या होते हैं? देखिए, जंपिंग जीन्स वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर पोजीशन से जंप करके किसी दूसरी जगह जा सके। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए का वो सेगमेंट जो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में मूव कर सके, उसी के पर्टिकुलर जीनोम में, उसी इंडिविजुअल के जीनोम में एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में मूव करके जा रहा हो, वो कहलाते हैं जंपिंग जीन्स, ठीक है। ओवरलैपिंग जीन्स क्या होते हैं? देखिए, कुछ पर्टिकुलर जीन्स हैं, एक ही तरह का जीन डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड बना रहा हो, एक ही पर्टिकुलर जीन डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा हो, तो वो कहलाते हैं ओवरलैपिंग जीन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 574, जो 574 वायरस है, उस केस में होता है कि कुछ जीन्स जो होते हैं, एक ही जीन मोर देन 1 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ पर्टिकुलर आपके जंपिंग जीन्स या फिर ओवरलैपिंग जीन्स हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों ऑपेरॉन्स कॉन्सेप्ट। मेन जो है हमारा ऑपेरॉन सिस्टम जो है हमारा, यही हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है। ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, 2 साइंटिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, दैट वाज जैकोब एंड मोनार्ड। 1961 में उन्होंने, पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस है, उसके अंदर एक मैकेनिज्म रखा कि किस तरह से जो जीन का एक्सप्रेशन है वो रेगुलेट होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो जीन का एक्सप्रेशन है वो किस तरह से रेगुलेट होता है, ठीक है। तो उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था, जैकब और मोनार्ड ने, ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट, ऑपेरॉन मॉडल दिया था, ठीक है। ये ऑपेरॉन मॉडल मेनली क्या शो कर रहा है, ये जीन का एक्सप्रेशन शो कर रहा है इन केस ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। जो ऑपेरॉन है वो है क्या एक्चुअली? इट इज़ अ पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये हम कह सकते हैं कि भाई डीएनए का या जेनेटिक मटेरियल का एक छोटा सा पार्ट है, जो एक सिंगल रेगुलेटेड यूनिट की तरह काम करता है, जिसमें मोर देन 1 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। अब ये स्ट्रक्चरल जीन क्या है ये भी पढ़ेंगे हम। तो स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है इसमें ऑपेरॉन यूनिट में, ऑपरेटर जीन प्रेजेंट है, प्रमोटर जीन प्रेजेंट है, रेगुलेटर जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन जीन्स के बारे में स्टडी करें उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जो ऑपेरॉन है वो 2 तरह के हो सकते हैं, इंड्यूसिबल भी और रिप्रेसिबल भी, ठीक है। जो ये ऑपरेन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, ऑपेरॉन यूनिट हम पढ़ेंगे, तो ये 2 तरह की हो सकती है बच्चों, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल, ठीक है। अगर मैं इंड्यूसिबल की बात कर रही हूँ तो इंड्यूसिबल सिस्टम होता है ई कोलाई में लैक ऑपेरॉन सिस्टम में, ठीक है। देखिए, अब आप समझने की कोशिश कीजिए इंड्यूसिबल सिस्टम एक्चुअली है क्या। जो इंड्यूसिबल सिस्टम है नॉर्मली तो वो रहता है स्विच ऑफ, दैट मीन्स नॉर्मली इसके जो जीन्स होते हैं वो एक्सप्रेशन शो नहीं करते, जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो ही एक्सप्रेशन शो करेंगे, ठीक है।
जब हमारे किसी सबस्ट्रेट से हमें प्रोडक्ट बनाना है, किसी सब्सटेंस को यूज़ करना है, तो ही ये स्विच ऑन कंडीशन में जाते हैं, दैट मीन्स तो ही ये एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज ये कैसा रहता है, स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है। ठीक है, मेनली ये किन किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, कैटाबॉलिक पाथवे। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ लैक ऑपेरोन ऑफ ई कोलाई, लैक है ये लैक्टोज, लैक का मतलब यहाँ पे लैक्टोज है, लैक्टोज के लिए जो ऑपेरोन सिस्टम बना हुआ है ई कोलाई में, उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, तो अगर जो रिप्रेसर, अभी देखेंगे रिप्रेसर क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन अगर एक्टिव रिप्रेसर को हम इंड्यूसर के साथ बाइंड करा दे तो वो इनएक्टिव रिप्रेसर कहलाता है। क्या कहलाता है वो, इनएक्टिव रिप्रेसर। तो जो लैक ऑपेरोन है, हम नेक्स्ट वीडियो में लैक ऑपेरोन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको इंड्यूसिबल समझ में आ गया होगा। इंड्यूसिबल का मतलब है कि ऐसा ऑपेरोन सिस्टम जो अभी क्या है, स्विच ऑफ है, ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा, लेकिन जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो ही ये एक्सप्रेशन शो करेगा। ठीक है, वो कहलाता है इंड्यूसिबल। कब इसकी रिक्वायरमेंट होगी, कब ये एक्सप्रेशन शो करेगा, कभी अपने प्रोडक्ट बनाएगा, ये सारी चीज़ें हम लैक ऑपेरोन की हेल्प से पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लैक ऑपेरोन सिस्टम समझाऊंगी, बहुत ध्यान से समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आई होप आपको ये जो ब्रीफिंग मैंने बताई अभी, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन और ये ऑपेरोन्स कॉन्सेप्ट क्या था, ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। जो आपकी लास्ट वीडियोज़ है वो कंप्लीट कीजिए, जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे उनके आंसर्स मुझे भेजिए। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस मैं आज आपको दूंगी, वो क्वेश्चंस ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, वो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।